Hi guys, welcome back to my YouTube channel Math Simplify with Aptisija. Guys, as we promised earlier that we are going to start a series of class 10th mathematics most important questions on our YouTube channel. So here is a part of the series. Here we are discussing our first chapter, that is unit number 1. ये आपके एग्जाम में क्लास 10th में 6 मार्क्स का आने वाला है. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इस चैप्टर में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आपने एक क्वेश्चन स्किप नहीं करना है और सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द HCF ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स. दो कोप्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है? सो गाइस, HCF फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, इफ A and B आर कोप्राइम नंबर्स देन फाइंड द HCF ऑफ A and B. कि A और B दो कोप्राइम नंबर्स है, तो आपको HCF निकालना है उन दोनों नंबर्स का. बात एक ही है, चाहे आप क्वेश्चन को ऐसे पूछे या वो ऐसे पूछे, दोनों का आंसर आपका सेम रहेगा, सिर्फ कहने का तरीका अलग है. सो गाइस, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ओनली 1. सो गाइस, कोप्राइम नंबर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कॉमन फैक्टर दोनों नंबर्स में क्या होएगा? सिर्फ 1. दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा? 1. So HCF of two coprime numbers will be 1, or you can say HCF of AB will be equal to 1. Got it? Next question is, if XY is equal to 250 and HCF of X and Y is equal to 5, then find the LCM of X and Y. सो गाइज, आपको एलसीएम निकालना है, HCF गिवन है और XY प्रोडक्ट आपको दे रखी है 250. सो अगर X को हम फर्स्ट नंबर कंसीडर करें, Y को सेकंड नंबर कंसीडर करें, तो XY मींस आपके पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ये आपके पास गिवन है. सो XY इज इक्वल टू 250 आपके पास गिवन है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ये आपके पास गिवन है. एंड सेकेंडली आपके पास HCF गिवन है. HCF of XY कितना गिवन आपके पास? 5. Now we know that product of two numbers is equal to HCF into LCM. तो यहां से कितना आएगा? 250 is equal to, which is equal to 5 into LCM. यहां से LCM कितना आ जाएगा? 250 dividing by 5, that is 50. So आपके पास LCM of XY कितना हो जाएगा? Therefore LCM of XY will be equal to 50. Got it? Next question is, which of the following is the decimal expansion of an irrational number? इन चारों नंबर में से इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है? गाइस, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? जो रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, जबकि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है. तो आपको बस ये चेक करना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का आ रहा है. तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका कैसा है? 4.561. दैट इज टर्मिनेटिंग, मतलब ये एक रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है. यहाँ पे 0.12 बार है, मींस ये नंबर किस टाइप का है? 0.121212 नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट होता जा रहा है. तो इस वजह से ये भी क्या है? रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है. किसका है? रेशनल नंबर का. अब बात करते हैं लास्ट वाले नंबर की. ये कैसा नंबर है? 6.03 टर्मिनेट हो गया है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. तो ये भी क्या होगा आपका? रेशनल नंबर का. अब बचा आपका सी पार्ट. सी पार्ट में ध्यान से देखें तो ये आपका 5.010101 एंड सो ऑन, ये आपका चलता जा रहा है और आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग है. तो इस वजह से आपके पास क्या होगा? ये इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा. तो सी इज द राइट आंसर. गॉट इट? Guys, next question is, the decimal representation of this number will terminate after how many decimal places? कि इस नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा. सो गाइस, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? 257 over
2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4 है, ये नंबर है। यहाँ पे टर्मिनेशन कब इजी हो जाएगा, जब नीचे 10 की पावर्स बन जाए, और 10 की पावर्स बनाने के लिए जितनी पावर्स 5 की हैं उतनी पावर्स 2 की होना जरूरी है। तो यहाँ 2 की पावर है 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की पावर भी 4 बना देंगे बाय मल्टीप्लाइंग 2 की पावर 3 न्यूमरेटर में एंड 2 की पावर 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके। उसके बाद क्या आएगा, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 3 विल बिकम 2 की पावर 4। यहाँ से कितना हो जाएगा, 257 मल्टीप्लाई 8, 2 की पावर 3 विल बिकम 8, और नीचे कितना आएगा, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। ऊपर मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा आपका, इट विल बी 2056, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 5 की होल पावर 4। यहाँ से कितना आएगा, 2056 ओवर 10 की पावर 4 मीन्स 2056 ओवर 10,000। अगर इसे हम डेसिमल लगाएं तो कितना आएगा, 0.2056। तो कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हुआ ये, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद। सो आंसर विल बी आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस नंबर। आपको इस नंबर के डेसिमल फॉर्म लिखनी है। सो गाइस अगर ध्यान से देखें तो ये किस टाइप का नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म सिर्फ 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती है टर्मिनेटिंग एंड सेकंड होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग किस केस में होती है, अगर आपके नंबर के डिनोमिनेटर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस टाइप की पावर्स हो, मतलब सिर्फ 2 और 5 की पावर्स कंसिस्ट करे, तो आपके पास वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। और अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर्स के अलावा बाकी किसी अदर नंबर की पावर्स कंसिस्ट हो, तो वो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो इस नंबर में ध्यान से देखिए, 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 है, बट साथ में 7 की पावर 5 भी है। सो इस वजह से ये नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। गॉट इट। Next question is, can 2 numbers have 15 as their HCF and 175 as their LCM? क्या 2 नंबर्स का HCF 15 और LCM 175 हो सकता है? ये आपको बताना है। You have to give the answer in yes or no and also you have to give the reason also. Got it? So इस केस में आपको पता होगा कि LCM हमेशा HCF से डिवाइड होता है। We know that LCM is multiple of HCF, or we can say that HCF always divides LCM. सो इस केस में अगर 15 175 को डिवाइड करता है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 नंबर्स का HCF 15 हो और LCM 175 हो। लेकिन अगर डिवाइड नहीं करता है तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो हम डिवाइड करके देखेंगे इसको। 175 को आपने 15 से डिवाइड करना है, ये आपका जाएगा 15 1 पे, देन 2 5, देन अगेन 1 पे जाएगा 15 एंड रिमाइंडर इज 10। 10 आपका रिमाइंडर आ गया, तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। सो 2 numbers cannot have 15 and 175 as their HCF and LCM respectively. ये दोनों किसी भी 2 नंबर्स के HCF या LCM नहीं हो सकते। Got it? Next question is, state the fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic को आपने state करना है, मतलब उसकी statement बतानी है। So क्या statement होती है? Every composite number can be expressed as a product of प्राइम्स, कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स के प्रोडक्ट में
लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और ये फैक्टराइजेशन जो होता है इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, मतलब हर कंपोजिट नंबर को हम यूनिकली प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर in which the prime factors occur। आपका प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है कि आपका हर कंपोजिट नंबर यूनिकली प्राइम फैक्टर्स की कॉम्बिनेशंस में लिखा जा सकता है, उनके ऑर्डर मैटर नहीं करते, सिर्फ मैटर करता है वो यूनिक नंबर्स। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर एक कंपोजिट नंबर क्यों है। कई कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनकी वन और इटसेल्फ नंबर के अलावा अदर प्राइम फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें कितने प्राइम फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो वी हैव 17 into 5 into 11 into 3 into 2 plus 2 into 11। यहाँ से कॉमन है तो कॉमन क्या आ रहा है, 11 into 2 कॉमन आ रहा है, इंटू अंदर बचेगा आपके पास 17 into 5 into 3 प्लस का 1, क्योंकि यहाँ से हम ये निकाल चुके हैं कॉमन, तो 1 बच जाएगा। ये आएगा 11 into 2 into ये बचेगा आपके पास, मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 255 प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 11 into 2 into 256। इसको अगर हम फर्दर फैक्टराइज करें तो हमें और प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। सो सिंस इट हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। मीन्स इसके वन एंड इटसेल्फ के अलावा भी अदर प्राइम फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। गॉट इट। Next question is 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All bells rang at 6 AM. सभी बेल्स इकट्ठे बजती हैं 6 बजे। When the 3 bells will ring next together. दोबारा वो अब कब एक साथ बजेगी। अब गाइज वो 4, 7 और 14 मिनट्स के इंटरवल में बजती हैं, तो अगर तीनों बेल्स दोबारा एक साथ बजेंगी तो वो इन नंबर्स का मल्टीपल होगा, और वो मल्टीपल क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एलसीएम इन दिस केस। गॉट इट। सो 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. So what will be the LCM of 4, 7 and 14? LCM निकालेंगे यहाँ पे 4, 7 and 14। आप LCM निकाल सकते हैं इजीली, ये तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ चुके हैं। सो LCM कितना आएगा, 2 into 2 into 7 that is 28। इसका मतलब 28 मिनट्स के बाद वो बेल दोबारा बजेंगी। तो पहली बार अगर वो बेल 6 बजे बजी हैं, तो दूसरी बार वो कब बजेंगी, 6:28 पे। सो ऑल द 3 bells will ring together next at 6:28 AM. Got it? Next question is, if HCF of 408 and 1032 is expressible in the form of this, then find P। अगर इन दोनों नंबर्स का HCF उसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस पहले हमें इन दोनों का HCF निकालना होगा, तभी हम उसे इस फॉर्म में लिख पाएंगे और P की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द HCF। सो नंबर्स आर 408 एंड 1032। इसका HCF निकालेंगे हम। 1032 आपका अंदर रहेगा क्योंकि नंबर बड़ा है, एंड 408 आपका बाहर रहेगा। 408 आपका 2 पे जाएगा, इट विल बी 816।
यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास 6, 2, 6, 1 and 2, 408 आपका अंदर आ जाएगा। देन अगेन ये 1 पे जाएगा, इट विल बिकम 216, रिमेनिंग रहेगा 192 और अंदर रहेगा आपका 216। आप HCF ऐसे लेते हैं ना कि जो आपका डिवाइजर होता है वो आपका डिविडेंड बन जाता है। अगेन 1 पे जाएगा 192, रिमेनिंग रहेगा आपके पास 4 and 2। देन ये आपका डिवाइजर क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और ये आपका 8 पे कंप्लीट चला जाएगा। तो आपका HCF कितना आएगा, HCF आएगा आपका 24। HCF 24 आ गया। नाउ 24 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 1032 into 2 प्लस 408 into P। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम P की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, 24 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2064 प्लस 408 P। इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 24 माइनस 2064 इज इक्वल टू 408 P। ये कितना रह जाएगा, माइनस करने पर आपका आएगा माइनस का 2040 इज इक्वल टू 408 P। सो B की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2040 डिवाइडिंग बाय 408। अगर ध्यान दे तो ये पूरा पूरा आपका 5 पे कैंसिल हो रहा है। सो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस का 5। गॉट इट। Next question is, find the largest number that will divide 398, 436 and 542, leaving remainders 7, 11 and 15 respectively। आपको वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड करेगा इन तीन नंबर्स को, 398, 436 एंड 542, और रिमाइंडर आपका निकलेगा 7, 11 एंड 15। इसका मतलब अगर मैं 7 को 398 से माइनस कर दूं, 436 से 11 को माइनस कर दूं और 52 से 15 को माइनस कर दूं, तो लार्जेस्ट नंबर इन तीनों नंबर्स को माइनस करने के बाद एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। इट मीन्स दैट 398 minus 7, that is 391, is exactly divisible by the required number। क्योंकि जब रिमाइंडर इतना आ रहा है तो अगर इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो वो एक्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली 436 minus 11, that is 425, is exactly divisible by the required number, and likewise 542 minus 15, that is 527, is exactly divisible by the required number। अभी नंबर्स आपने निकाल लिए। नाउ अब हमें वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है। लार्जेस्ट नंबर मतलब आपको निकालना है HCF। तो इनको हम फैक्टराइज करेंगे। 391 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 391 का क्या होगा, ये आपका 17 से जाएगा, 17 2 जा 34 एंड 17 3 जा 51, 23। तो फर्स्ट आपका आ जाएगा 17 इंटू 23, कॉमा सेकेंड आपका है 425। 425 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 425 आपका जाएगा 5 से, 5 8 जा 40, 5 5 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा। तो आपके पास 425 का हो गया 5 इंटू 5 इंटू 17। एंड थर्ड है आपके पास 527, दैट इज 527 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 17 से जाएगा ये, 17 3 जा 51 एंड 17 1 जा 17, 31। तो आपका आ जाएगा 17 इंटू 31। ये आपके फैक्टराइज हो गए हैं। अब हमें निकालना है HCF, दैट इज अ रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्योंकि लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो आपका तीनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ भी 17 आ रहा है, यहाँ भी 17 आ रहा है, यहाँ भी 17 आ रहा है। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका 17। तो 17 इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ √3 की जगह आप √2, √5, √7 कंसीडर कर सकते हैं और सभी को सोल्व करने का तरीका सेम ही है। तो इस क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना है और अच्छे से करना है। इस क्वेश्चन को हम कंट्राडिक्शन मेथड से सोल्व करेंगे। हम सपोज करेंगे ऑन द कॉन्ट्रेरी कि ये √3 आपका इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल नंबर है। सो लेट अस सपोज दैट √3 is a रेशनल नंबर। अगर ये एक रेशनल नंबर है देन √3 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers, q is not equal to 0 and r co-prime। को-प्राइम मीन्स इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। सो स्क्वेयरिंग करेंगे 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड आपकी 3 से डिवाइड हो रही है तो राइट हैंड साइड भी डिवाइड होगी बिकॉज बोथ साइड्स आर इक्वल। सो दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। अब 3 डिवाइड करता है p से को 3 डिवाइड करेगा p को भी। सो 3 डिवाइड्स p ऑल्सो। दिस इंप्लाइज अगर 3p को डिवाइड करता है तो p क्या होगा, p आपके पास 3 का मल्टीपल होगा। तो वी सपोज p इज इक्वल टू 3r। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। पुटिंग दिस वैल्यू इन 1 वी गेट कितना हो जाएगा यहाँ से 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 3r। तो यहाँ से कितना का 3r का स्क्वायर करोगे क्योंकि p स्क्वायर दे रखा है 9r स्क्वायर। 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा 3 पे। सो क्या बचेगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो ये राइट हैंड साइड आपकी 3 से डिवाइड हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड भी डिवाइड होगी 3 से। सो दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। अब अगर 3 q को डिवाइड करता तो 3 डिवाइड करेगा q को। सो 3 डिवाइड्स q। दिस इंप्लाइज यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा है p को, यहाँ 3 डिवाइड कर रहा है q को। सो दिस इंप्लाइज p एंड q हैव एट लीस्ट 3 एज देयर कॉमन फैक्टर। बट विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों है कॉन्ट्रडिक्शन? एज p एंड q आर को-प्राइम। क्यों कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है और यहाँ पे वो कह रहा है कि 3 उसका कॉमन फैक्टर है उन दोनों का। सो इसका मतलब क्या अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। What does this imply? √3 is an irrational number. Got it? Next question is prove that 2 plus 3√5 is an irrational number. हमें प्रूफ करना है कि एक इरेशनल नंबर है तो हम सेम मेथड यूज करेंगे दैट इज कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ये क्वेश्चन भी गाइस आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपने ध्यान से समझना है। लेट अस सपोज दैट 2 plus 3√5 is a rational number। अगर ये रेशनल नंबर है देन वी कैन राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ a by b where a and b are integers, b not equal to 0 and r co-prime। को-प्राइम मीन्स इनका जीसीडी कितना होगा 1 होगा। मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों नंबर्स का 1 है। दिस इंप्लाइज यहाँ सिंप्लीफाई करें इसको तो कितना होएगा 3√5 इज इक्वल टू a by b minus 2। दिस इंप्लाइज √5 इज इक्वल टू a by 3b minus 2 by 3। ये आपका नंबर डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
दिस इम्प्लाइज, अब ये रूट 5 किसके इक्वल आ गया, a/3b माइनस 2/3k। तो ध्यान से देखें, तो क्योंकि a और b मेरे पास इंटीजर्स थे, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, रेशनल होगा। सिंस a and b are integers, then a/3b minus 2/3 is a rational number, which is a contradiction. ये कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि रूट 5 आपके पास एक इरेशनल नंबर है, और एक इरेशनल नंबर कभी भी एक रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, एज रूट 5 is an irrational number. So यहां तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था that this number is a rational number is false. This implies our supposition is wrong. Actually 2 plus 3 root 5 is an irrational number. Got it? Next question is, in a school there are 2 sections A and B of class 10th. 2 sections हैं class 10th के A और B. There are 48 students in section A. Section A में कितने students हैं, 48, and 80 students in section B, और 80 students section B में डिटरमाइन करना है हमने लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स। ध्यान देना, लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स हमें डिटरमाइन करना है required for the library of the school that the books be distributed equally among all the students of each section. इतनी बुक्स हमें चाहिए कि वो दोनों सेक्शन के स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. सो सिंस द बुक्स are to be distributed equally among the students of सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. क्योंकि बुक्स हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी सेक्शन ए और सेक्शन बी में, सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ बुक्स मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ (48 and 80). क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो क्या होना चाहिए? 48 और 80 का मल्टीपल होना चाहिए. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 48 एंड 80. हमें एलसीएम निकालना है. सो 48 को हम फैक्टराइज करेंगे और 80 को हम फैक्टराइज करेंगे. 48 को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या आएगा आपके पास? आप चाहे तो एलसीएम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. चाहे आप फैक्टराइज करके निकालना चाहे तो फैक्टराइज करके निकाल लें और डायरेक्ट निकालना तो डायरेक्ट निकाल लें. तो यहाँ पे 48 को फैक्टराइज करें तो क्या आएगा आपके पास? 2 24, देन 2 12, 2 6, 2 3, 3 and 1. दैट मीन्स 2 की पावर 4 into 3. लाइकवाइज अगर हम 80 का निकालें तो 240, 220, 210, 25 and 51. That is 2 की पावर 4 into 5. तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, पहले दोनों में जो कॉमन पावर्स होती हैं हम वो कंसीडर करते हैं. 2 की पावर 4, उसके बाद जो डिस्टिंक्ट पावर्स है वो हम कंसीडर करते हैं. फर्स्ट में 3 और सेकंड में 5 है. सो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 की पावर 4 is 16 into 3 into 5, that is 240. सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स कितना हो जाएगा? is 240 books. Got it? Next question is, Amit has 2 vessels containing 720 ml and 405 ml of milk respectively. 2 vessels है जिनमें इतने ml मिल्क है. Milk from these containers is poured into glasses of equal capacity to their brim. इन कंटेनर से मिल्क को हमने ग्लास में पोर किया है, मतलब ग्लास में फिल किया है.
जिनकी कैपेसिटी क्या है, इक्वल है, उनकी मतलब उनके किनारे तक हमने उनको पूरा फिल किया है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड। अब मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस बताने जो कि फिल होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस तब फिल होंगे जब हम मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क की उन ग्लासेस में फिल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वेसल में मिल्क कितना है 720 ml एंड सेकेंड वेसल में कितना है 405 ml। अब अगर मिनिमम ग्लासेस फिल करने हैं हमें तो मैक्सिमम क्वांटिटी मिल्क की हमें ग्लासेस में फिल करनी होगी। सो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू बी फिल्ड इन ग्लास, या आप कह सकते हैं कि कैपेसिटी ग्लास की कितनी होगी। ग्लास की कैपेसिटी मींस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू बी फिल्ड इन द ग्लास। तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू बी फिल्ड इन द ग्लास क्या होगा, दैट इज HCF ऑफ 720 एंड 405। फर्स्ट इज 720 को अगर हम फैक्टराइज करें तो फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, दैट इज 2 की पावर 4 into 3 की पावर 2 into 5. You can see here by factorization 2 से 360, 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 and 5 से 1. So 2 की पावर 4 into 3 का स्क्वायर into 5. Got it? Likewise हम फैक्टराइज करेंगे 405 को। फाइव एट जा 40, 5 1 जा 5, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 एंड 3 से 1। तो 405 का क्या बनेगा, 405 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 इंटू 5। अब हमें HCF निकालना, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो HCF क्या हो जाएगा इन दोनों का, HCF विल बी 3 का स्क्वायर यहाँ आ रहा है, 3 की पावर 4 यहाँ आ रहा है, मीन्स 3 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इंटू 5 यहाँ भी आ रहा है, 5 यहाँ भी आ रहा है, तो इंटू में 5, ठीक है, स्क्वायर 9 इंटू 5 दैट इज 45। आपके पास क्या आ गया, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू बी फिल्ड इन द ग्लास 45 ml। अब हमें निकालने नंबर ऑफ ग्लासेस टू बी फिल्ड फ्रॉम फर्स्ट वेसल। सो कितना होएगा आपके पास, कितनी क्वांटिटी थी मिल्क की फर्स्ट वेसल में 720, और एक ग्लास में कितना आया है 45 ml। डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा आपके पास 16 ग्लासेस। ऐसे ही नंबर ऑफ ग्लासेस टू बी फिल्ड फ्रॉम सेकेंड वेसल कितना आएगा, 405 क्वांटिटी है मिल्क की इसके अंदर सेकेंड वेसल के अंदर, डिवाइडिंग बाय 45, ये आपका आ जाएगा 9 ग्लासेस। टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कितने हो गए, 16 + 9 दैट इज 25 glasses. Got it?